Hello friends, I am Anita Shokan and today we are discussing about French Revolution, फ्रांसीसी क्रांति। तो हमने देखा कि जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति है उसमें हमने देखा कि बास्तिल के जो किला है उसको तोड़ने से इस चैप्टर की क्या हुई स्टार्टिंग हुई। पर क्यों तोड़ा ये अब हम पढ़ रहे हैं कि जो सेना भेजी गई थी वे गलत फहमी हुई कि सेना क्यों भेजी थी। आज के में हम ये देखेंगे कि राजा ने वो इतनी बड़ी सेना भेजी वो क्यों भेजी थी। तो अब हमारा है कि हमने देखा था कि जब लुई 16वां 1774 में जब वो 20 साल की उम्र में क्या बना था, राजा बना था। उसका असीरिया की जो राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट, उसके साथ क्या हुआ, विवाह हुआ था। तो उस समय जब वो राजा बना तो क्या हुआ था, उसको खजाना खाली मिला था। तो मैंने कहा था कि खजाना खाली क्यों हुआ, ये हम आने वाले आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि खजाना खाली होने के क्या कारण। तो देखिए, एक तो था कि जो हमारी लंबी लड़ाई है कि जो वार चला वो बहुत लंबा टाइम तक कि हमेशा ही उसका क्या होता रहा, युद्ध होता रहा। क्या था, हमारा फ्रांस था और ये हमारा ब्रिटेन है। तो इनके बीच में आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो लड़ाई होती रहती तो इसमें हमारा क्या आएगा, लड़ाई में बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म भी होंगे, खर्चा भी आएगा कि जो हथियार वगैरह। तो इसके कारण लंबी लड़ाई के कारण भी खजाना खाली हो गया था कि सारे के सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे। सारा धन तो हमने किसमें, युद्धों में धकेल दिया था। फिर राजा के भवन पर खर्च कि राजा क्या है, आलीशान तरीके से रहता था, उसके भवन पर कि मेंटेनेंस पर बहुत बड़ी अमाउंट था। अब आपसे कह दिया जाए कि जाके अपना घर छोड़ो, राष्ट्रपति भवन में रहने चले जाओ, तो अब उस राष्ट्रपति भवन की मेंटेनेंस कितनी होगी, कितना बिल आएगा, कितने कमरे हैं, तो उनके ऊपर कोई टूट फूट होगी तो खर्चा। तो इतना बड़ा जो महल था, आलीशान जो महल था उसका, उसकी मेंटेनेंस पर भी क्या है, बहुत बड़ी मात्रा हर साल खर्च करनी पड़ती थी। तो उससे भी वो भी क्या है, खजाना खाली होने का कारण बना। फिर है अमेरिका की मदद। अमेरिका क्या था, देखो एक तरफ तो क्या था, फ्रांस का दुश्मन कौन था, ब्रिटेन था। अब ब्रिटेन अमेरिका का भी दुश्मन था। क्यों दुश्मन था, क्योंकि अमेरिका को उसने क्या बना रखा था, गुलाम। अमेरिका उसका क्या था, स्लेव था, गुलाम था। तो अब ये दो थे, यहाँ हमारा अमेरिका, ये ब्रिटेन है, फ्रांस है। अब फ्रांस इसका दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है कि उसको नुकसान पहुंचाना है तो दोनों मिलकर पहुंचाएंगे। आपको पता है ये भी मेरा भी दुश्मन है और आपका भी दुश्मन है, तो हम दोनों क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो दुगनी ताकत से उस दुश्मन को क्या करेंगे, हरा पाएंगे। तो फ्रांस और अमेरिका क्या हो गए, दोस्त बन गए, फ्रेंड हो गए, क्योंकि उन्हें अपने इस एनिमी को, अपने उस दुश्मन को हराना था। अब फ्रांस ने क्या किया कि उसको भारी मात्रा में वो रकम देता था आजाद करवाने के लिए कि तुम क्या हो जाओ, ब्रिटेन की दास्ता से आजाद हो जाओ, तुम्हें पैसा तो मैं दूंगा, फ्री में दूंगा। तो इस प्रकार से खुद तो कर्जे के नीचे दबता गया, सिर्फ ये कि तुम इस प्रकार से। अब हम देख लें कि भारत है, भारत में आतंकवाद फैलाना क्या है, पाकिस्तान का मेन मोटिव है, उसको उससे कुछ होने वाला है। लेकिन वो ऐसा करने के लिए आतंकवादियों को क्या देता है, रकम देता रहता है कि तुम भारत को बर्बाद कर दो, हमारा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी प्रकार से फ्रांस ने भी ये सोचा कि आप लोग क्या हो जाओ, ब्रिटेन के चुंगल से मुक्त हो जाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम्हें जो पैसा चाहिए उसके लिए वो उसको क्या कराता था, उपलब्ध करवाता था। अब जब ये फ्री में इसको अमेरिका को पैसा दे रहा था तो इसके कारण भी क्या हो गया, वो खजाना खाली होता गया। तो यहाँ हमारा ये कारण है। फिर ज्यादा ब्याज, अब हमने कहा कि उसके पास कुछ तो था ही नहीं, पैसा उधार लेना पड़ता था। $2 मिलियन जो है वो फ्रांस के ऊपर कर्जा हो गया था। तो $2 मिलियन डॉलर का ब्याज भी बहुत ज्यादा मात्रा में चुकता करना। तो खजाने में क्या रहेगा कि जो पैसा उधार लिया वो भी देना और उसका ब्याज भी देना। तो ये खजाना खाली होने का मेन कारण बना। फिर हर रोज के जो डेली जो एक्सपेंसेस हैं, हमारे रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, तो राजा के रोजमर्रा के खर्चे भी खुद के भी बहुत हो जाते हैं कि खुद की, क्योंकि खाना खाना वो भी आलीशान तरीके से, उसको रहना है वो भी आलीशान तरीके से, वो स्वयं अपने पिता की तरह ये क्या था
स्वेच्छाचारी राजा था, अपनी इच्छा से नाच गाना खाना पीना ये सारा करता था। तो उसके ऊपर और डेली रोजमर्रा के जो खर्चे थे कि हर रोज के जो खर्चे होते हैं, सेना पर खर्च करना है, कोई अन्य हथियार लेना है, या राज्य को चलाने के लिए जितने भी खर्चे करने थे वो भी बहुत ज्यादा थे। तो इस प्रकार से पहले तो रोजमर्रा के खर्चे, फिर उसकी आलीशान जिंदगी जीने के लिए उसको खर्च चाहिए, फिर शादी की, वो भी एक राजकुमारी है तो वो अपने तरीके से रहना चाहती है, वो भी एक आलीशान तरीका उसका रहने का, लिविंग स्टैंडर्ड उसका उससे भी हाई है, तो वो भी अपने ऊपर धन को पानी की तरह बहाती थी। फिर टैक्स सिर्फ तीसरा वर्ग देता था। देखो 80% लोग क्या थे, खेती पर से अपना गुजारा करते थे, लेकिन उनके पास खेती बहुत ही कम एरिया थी। सामंतों के पास था ज्यादा बड़ा एरिया लैंड का, लेकिन उनको तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। जो पहला वर्ग, जिसको हमने क्या कहा था, कैलर्जी, तो कैलर्जी में कौन आते हैं, हमारे चर्च के पादरी वगैरह, तो इनके पास, इन पर तो कोई टैक्स नहीं लगता था, जबकि ये तो टैक्स लगाने का अधिकार रखते थे भी, आपकी जो फसल उसका 10% आप हमें दोगे। दूसरे वर्ग में हमारे कौन आए थे, नोबेलिटी, इसमें हमारे सामंत हैं, राजा है, राजा के रिश्तेदार हैं, ये सब आए। तो दूसरा वर्ग भी क्या लगाता था, टैक्स लगाता था। दो अधिकार थे, दूसरा सरकार टैक्स लगाती थी, ये दूसरा वर्ग था, सरकार राजा ही सरकार था। तो इस प्रकार से ये वर्ग भी क्या है, टैक्स लगाने का काम। लेकिन देने का काम कौन कर रहा है, थर्ड जो हमारा स्टेट था, थर्ड स्टेट में कौन थे, हमारे बिल्कुल गरीब व्यक्ति थे। तो गरीब व्यक्ति एक तो पास उनके पास लैंड के टुकड़े छोटे थे, अब उन पर टैक्स बहुत ज्यादा मात्रा में थोप दिया था, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी, उत्पादकता कम होती थी, उत्पादकता कम होगी तो फिर वही चक्कर चल पाएगा, वो क्या उत्पादन करेंगे। तो इस प्रकार से उनकी टैक्स देने की जो अक्षमता थी वो कम थी, थोड़ा टैक्स कलेक्ट होता था। यदि इन सब पर फर्स्ट वे भी सेकंड वे सब पर टैक्स लगाया जाता तो टैक्स की कलेक्शन क्या होती, ज्यादा बड़ी मात्रा में होती। तो इन सब के कारण जब वो राजा बना, खजाना क्या था, खाली था। फिर है हमारा स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो सर्वाइव के लिए उनको स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ रहा था जीवित रहने के लिए, जिसको हम क्या कह रहे थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है, जिंदा रहने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, वो उनका पूरा होना भी क्या खतरे में पड़ गया था। तो मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा और मकान, ये भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी आम जनता को, थर्ड वर्ग था उसको तो मिल ही नहीं पा रही थी। तो इस प्रकार से हम कहेंगे मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता उस समय क्या थी, खतरे में थी। तो खतरा किससे था, उनको कैसे आया वो खतरा कि मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा और मकान उनको क्यों नहीं मिल पाया। तो ये हम देखिएगा, पॉपुलेशन क्या होती जा रही थी, इंक्रीज होती जा रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो फूड ग्रेन की डिमांड क्या होती है, वो भी इंक्रीज होती है। ज्यादा बड़ी जनसंख्या है तो खाने के लिए भी ज्यादा चाहिए। आप घर में 4 बंदे हो तो क्या करोगे, आधी किलो चून से रोटियां बना ली, वो भी क्या है, इनफ है। लेकिन कोई रिश्तेदार आ गया, आप बंदे हो गए 20, तो क्या वो आधी किलो चून चल पाएगा, नहीं, तो भूखे मरने वाले लाले हो जाएंगे उससे। तो यही हुआ। तो क्या हुआ, जब हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई तो उसके फलस्वरूप क्या होगी, प्राइसेस इंक्रीज होगी। अब जो व्यक्ति ज्यादा कीमत देता है वो ले लेता है, जिसके पास देने के लिए नहीं है वो भूखे मरने के लिए तैयार हो जाए, वो नहीं खरीद सकता उस सामान को। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से डिमांड ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज हो गई और इससे हमारी प्राइस इंक्रीज हो गई। तो प्राइस इंक्रीज हो गई तो अब हमारा क्या आ गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं थी वो भी क्या है, खतरे में हो गई, वो भी हम पूरी नहीं कर पा रहे। रोटी के लिए इंसान को मारने के लिए आपस में लड़ाई झगड़े दंगे हो गए। तो ये था हमारा। तो इसमें हमारा क्या हुआ, वेज वर फिक्स्ड, जो वेज थी किसकी, लेबरर की, मजदूरों की वेज तो फिक्स थी, वो तो बढ़ी नहीं, हालांकि प्राइसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब मजदूर क्या खरीदे उनसे, उनकी जो परचेजिंग पावर थी वो तो कम होगी कि 100 रुपये पहले मिलते थे, 100 रुपये आज मिलते हैं। 100 रुपये में पहले वो सारा खर्चा ढंग से चला पाता था, लेकिन अब क्या, पहले मान लो 20 रुपये में 1 किलो सेब ले आता था, अब वो सेब क्या होगी, 40 की होगी। पहले 4 सेब 1 किलो में आती थी, अब क्या आएगी, 2 सेब, तो उसका जीना रहना क्या है, मुश्किल हो गया। तो अब वो उतने ही में वो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं नहीं खरीद पा रहा था, तो प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया।
प्रोडक्शन कम होने के कारण क्या हुआ, वो कहते हैं ना मार पड़ती है तो चारों तरफ से पड़ती है। तो क्या मार पड़ी, एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज हो रही है, वैसे ही नहीं मिलता। फिर हमारा क्या है, उस वस्तु का प्रोडक्शन की बाढ़, जो हमारा रोड सूखा पड़ गया, कभी हेल्स ओड़े आ गए, तो प्रकृति भी फटाफट से मार गिरा रही थी। तो प्रकृति की बाधाओं के कारण प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। एग्रीकल्चर में क्या है, उत्पादन कम हो रहा था, तो उत्पादन कम हो रहा था तो कीमतें अपने आप, तो कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि लोगों में क्या हो गया, असंतोष फैलता जा रहा था। वो इसका जिम्मेवार वो यूं मानते थे कितना ज्यादा हमारे पास कुछ भी पैदा नहीं होता और राजा को फिर भी टैक्स चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, लोगों के अंदर एक असंतोष की भावना, राजा के विरुद्ध खिलाफत की भावना क्या होगी, तैयार होगी, जिसने क्रांति का बीज उनके मन में बो दिया था। और इसके साथ साथ इसी में थर्ड स्टेट में कौन थे, व्यापारी भी थे, जो व्यापार करके धन कमाने लगे तो उन्होंने अपनी औलाद को पढ़ाया। तो एक तीसरा जो वर्ग है वो जो है तेजी से बढ़ने लगा, उनकी संख्या बढ़ने लगी। तो शिक्षितों ने, फिर दार्शनिकों ने, रूसो था, जो अन्य जितने भी दार्शनिक थे, उन्होंने उनके मन में बीज बो दिया कि ये जो बात है ना, असमानता की, ये गलत है। सभी को क्या होने चाहिए, बराबर के अधिकार होने चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए काम करने की। ये जरूरी है कि आप टैक्स दो, ये दूसरे तो टैक्स देते नहीं, सबको बराबर का टैक्स देना चाहिए। जन्म से कोई अलग नहीं होता, सबको जन्म से बराबर के अधिकार होने चाहिए। तो इस भूखे मरते हुओं पर भी और जो पढ़े लिखे थे उन पर भी इन बातों का काफी प्रभाव पड़ा। तो अब राजा के पास एक हथियार रह गया, खजाना खाली था, खजाने को कैसे भरूं। तो उसको भरने के लिए उसने क्या सोचा, भरने का एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है, टैक्स लगा दिए जाएं, पर लगा दी जाएं। तो वही बात आ गई, टैक्स लगाएं तो लगाएं, किस पर लगाएं। तो टैक्स लगाने का सोर्सेस हमने कहा था, फर्स्ट पे नहीं लग सकते, सेकंड पे नहीं लग सकते, सिर्फ किस पर लगेंगे, थर्ड पे लगेंगे। तो अब वो सोचने लगा कि किस प्रकार में थर्ड जो है हमारा स्टेट है उस पर टैक्स लगाऊं। वो अपनी मन मर्जी से नहीं, वो इस स्टेट पर टैक्स लगाने के लिए भी क्या करेगा, मीटिंग के दौरान ही टैक्स लगाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, किस प्रकार टैक्स लगता है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।